हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम 29 सितंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में 29 सितंबर को आपको सीधे ये आपके एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने बहुत ही छानबीन के और इनको जो क्वेश्चंस पेपर को देखकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को भी कर देंगे लाइक। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए तो आप hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है, बढ़ जाती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो ताप बढ़ने पर जो आपकी वाष्पन की दर है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विसरण। दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस द्रव गैस के अणुओं के बीच की दूरी में संबंध कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपकी बीच की दूरी पूछी गई है। तो ठोस में जो आपके कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। इसके बाद है द्रव। तो द्रव में ठोस से थोड़े अणु दूर दूर होते हैं, तो उसमें थोड़ी उससे अंतराल दूरी कम होगी। इसके बाद गैस। गैस में जो आपकी कण बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें अंतराल जो आपकी अणुओं के बीच की दूरी होगी वो सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर ठोस में कम है, फिर द्रव में उससे ज़्यादा है, फिर गैस में उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति होता है। क्या होता है? जूल प्रति होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज है। तो स्पंज क्या है? स्पंज एक प्रकार का सॉलिड है, यानी कि ठोस है। तो यहाँ पर स्पंज है, तो स्पंज क्या है? एक ठोस है। क्या है? एक ठोस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। तो लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना एक भौतिक परिवर्तन है। अब हम समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती, जैसे लोहे में जंग लगना, इसके बाद लोहे में जंग लग जाएगी, इसके बाद हम पुनः उससे लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन का पचना, पाचन हो जाता है, तो इसके बाद हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। मोमबत्ती का जलना, तो ये सभी क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आपका जो लोहे का चूड़ है या बालू का मिलाना है, इससे हम बालू और लोहे को अलग अलग कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, और लोहा हमें अलग प्राप्त हो जाएगा और बालू हमें अलग प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो नीचे नीचे तीनों कंडीशन दी, उसमें क्या हो रहा है? उसमें पदार्थ की अवस्था बदल रही है, तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का क्वथनांक है। तो ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है -182 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -182 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, प्राकृतिक तत्वों की संख्या है। तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है इस समय? प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है। कितनी है? 92 है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 92। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन 320 ग्राम 400 ग्राम साधारण नमक रखता है, विलियन की सांद्रता होगी। तो यहाँ पर देखिए 320 ग्राम में 40 ग्राम साधारण नमक है, तो 40/32 इंटू आप क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहाँ से इसको करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आपका फाइनल उत्तर आएगा 11.1%। कितना आएगा? 11.1% आएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सल्फर एक है। तो सल्फर क्या है? सल्फर एक आपका अधातु है। क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, अधातु। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र क्या दर्शाता है? यहाँ पर आपको चित्र वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है, तो ये हम छोड़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन था आपका टिंडल प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है,
तो भौतिक परिवर्तन क्या है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। इसके बाद विद्युत आवेशित परमाणु अणु का समूह है। तो विद्युत आवेशित परमाणु अणु का समूह क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आयन। क्या हो जाएगा, आयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस है एक। तो फास्फोरस है एक क्या है, चतुर्थ परमाणु कितने हैं, चतुर्थ परमाणु है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ परमाणु। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान है। तो क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5, क्योंकि इसकी जो दो समस्थानिक होते हैं वो 35 और 36 होता है। इनका हम 2 से डिवाइड करें, योग करें तो आपका आएगा 35.5। तो यही इसकी औसत हो जाएगी, ऑप्शन सी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और इसके बाद आती है कि आपका न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक या गोल्डस्टीन ने की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थॉमसन। इसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 11,837 गुना होता है। कितना होता है, 11,837 गुना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 11,837 गुना। इसके बाद है क्लोरीन की संयोजकता है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो क्लोरीन की संयोजकता आपकी 1 होती है। कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1H2 या डी को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम को 1H1 से, इसको 1H2 से, और इसके बाद तीसरे को कहते हैं 1H3 से। तो ये इनके तीनों समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जो आपका 1H2 है यानी कि ये ड्यूटेरियम है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों की किसी कोष में अधिकतम संख्या हो सकती है। तो उसकी अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 2n²। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, रॉबर्ट हुक। इसके बाद है, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके बाद है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें आपके जो आंसर हो जाएगा, ये सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तो आपके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। इसके बाद है, केंद्रक का पता लगाया था। तो केंद्रक का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। किसने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, J.E. पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, J.E. पुरकिंजे ने दिया था। इसके बाद है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग है। तो आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाने वाला कौन सा है, लाइसोसोम है। क्या है, जाने वाला कोशिकांग क्या है, लाइसोसोम है, जिसे आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम में डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। इसके बाद है, कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं। तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रोटीन का निर्माण आपका होता है राइबोसोम में। किसमें होता है, राइबोसोम में होता है। इसके बाद है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कौन है, तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गाल्जी का उपकरण का विवरण कोशिकांक है। तो गाल्जी का उपकरण का विवरण कोशिकांक क्या है, कैमिलो गोल्जी। क्या है, कैमिलो गोल्जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है। तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी ओडोमीटर द्वारा बताई जाती है। स्पीड स्पीडोमीटर द्वारा बताई जाती है। गाड़ी चली गई दूरी आपकी किसी तरह ओडोमीटर द्वारा बताई जाती है। इसके बाद है त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। इसके बाद है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक यहाँ पर देखिए P बराबर क्या होता है? mb होता है। क्या होता है? mb होता है। तो m यानी कि किलोग्राम, v मतलब मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। P बराबर आपका mb होता है सूत्र। इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। इसके बाद है यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो क्या होगा? तो वेग नियत रहेगा। क्या रहेगा? तो आपका वेग जो है वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान गुणनफल पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर, द्रव्यमानों के योग पर। तो यहाँ पर देखिए निर्भर द्रव्यमानों के योग पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्रव्यमानों के योग पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमानों के योग पर। इसके बाद निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का यहाँ पर आपको वेग समान रहता है, त्वरण समान रहता है, बल समान रहता है, जड़त्व समान रहता है। तो एक समान गिरते उसका क्या रहता है? त्वरण समान होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। इसके बाद सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बल का आपका सूत्र क्या होगा? बराबर जी Mn m2/r²। ये होता है सूत्र इसका। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो आपका ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड की महत्तम ऊंचाई पर वेग। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया है। तो देखते हैं इसके बाद। तो इसका क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या था? ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड की महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? महत्तम ऊंचाई पर आपका जो वेग है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसके बाद है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है? 1.7 मीटर प्रति ग्राम स्क्वायर है। तो अपन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मीटर प्रति, यहाँ पर ग्राम नहीं सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। इसके बाद किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्योंकि एच का मान जब घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। जब एच का मान घटेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरणन है कहलाती है। तो वो कैसी तरंग होती है? वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसपे संपीड़न तथा विरणन होता है। इसके बाद तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति n के बीच क्या संबंध है? तो n के बीच क्या संबंध है? v बराबर n लैम्डा। क्या होता है? v बराबर n लैम्डा होता है। इसके बाद अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें ठोस व द्रवों में, किसमें? ठोस व द्रवों में उत्पन्न की जाती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण का कंपन होता है तरंग की दिशा में। किसमें होता है? तरंग की दिशा में होता है।
अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। किसमें होती है? ठोस में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे हो जाते हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी क्लास 9 PMSSB स्कॉलरशिप के लिए। इन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है, अच्छे से तैयार करना है, तो आपका PMSSB स्कॉलरशिप में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।